बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेडियो एक्टिविटी। एक बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट आपने अपनी पूरी कंसंट्रेशन इस वीडियो के साथ बनाए रखनी है। तो देखिए, कोई भी चीज़ है जो अनस्टेबल है वो चाहती है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊं। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं और मैं एक टांग ऊपर करके खड़ा हो जाऊं तो क्या मैं स्टेबल हूं? नहीं, मैं अनस्टेबल हो गया हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई उस टांग को ज़मीन पर रखूं ताकि मैं स्टेबल हो सकूं। यानी कि कोई भी चीज़ है अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। अब अगर हम एलिमेंट्स की दुनिया की बात करें तो 1500 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब इनमें से 260 एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, बाकी क्या हैं? अनस्टेबल हैं। अब बाकी अनस्टेबल हैं तो वो भी क्या करना चाहेंगे? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। अब जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशंस को खुद ब खुद अपने अंदर से एमिट करते हैं। क्यों? स्टेबल होने के लिए। और कौन सी रेडिएशन एमिट करते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब कौन से एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल हैं, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो सारे क्या है? वो अनस्टेबल हैं। और वो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। जैसे कोई भी अगर हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, जिसका मान लें कि एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है, ठीक है, तो ये क्या है? ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। और मैंने क्या कहा था कि अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाते हैं? रेडिएशंस को एमिट करके। और कौन सी रेडिएशंस? उनको हम न्यूक्लियर रेडिएशंस कहते हैं। और जो कौन सी होती है वो अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्स वूज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, ठीक है जी, कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हैं। दीज एलिमेंट्स एमिट्स सम इनविजिबल रेडिएशन, ये सम इनविजिबल रेडिएशन एमिट करते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आती। टू बिकम स्टेबल, क्यों एमिट करते हैं? स्टेबल होने के लिए। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके डीपली जाकर जब चीज़ें देखेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब ये डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड की थी सबसे पहले? तो डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरी बैकरल। उन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, ठीक है। और किस तरह से डिस्कवर किया था वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए, उन्होंने एक और लिया कंटेनिंग यूरेनियम, और मतलब कोई रॉक का पीस हो गया जिसको हम कच्ची धात भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें यूरेनियम भी शामिल है। तो उसने कोई और कंटेनिंग यूरेनियम लिया, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। यानी कि ये 82 से क्या है? ज़्यादा है। यानी कि यूरेनियम, ये सारे अंदर यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? ये अनस्टेबल है यानी, ठीक हो गया। तो उसने क्या किया? उसके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है कि अगर इस पर रेडिएशंस पड़े तो रेडिएशन इसको अफेक्ट करती है और इस पे ब्लैक स्पॉट से बना देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको कोई ब्लैक स्पॉट नजर नहीं आ रहा। फोटोग्राफिक प्लेट उसने ली और उसको एक ब्लैक पेपर के अंदर बंद करके रख दिया। ये सारा साइड पे क्या है? ब्लैक पेपर है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको ब्लैक पेपर में लपेट के रख दिया, ठीक है। तो कुछ अर्से बाद या कुछ टाइम बाद उसने देखा कि खोल के इसको कि फोटोग्राफिक प्लेट पे इस तरह के कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट से आए हैं। यानी फोटोग्राफिक प्लेट वो कहते हैं ना गंदी हो गई है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे स्पॉट से आए। तो उसने कहा कि कोई ना कोई भाई इस पे रेडिएशन पड़ी है जिसकी वजह से इस पे कोई ना कोई ये स्पॉट से आए हैं। तो यहां से फिर उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवरीज की कि भाई ये जो यूरेनियम है इसमें से लाजमी कोई इनविजिबल रेडिएशंस निकली हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी हैं, जिन्होंने ये जो ब्लैक पेपर है इसको भी क्रॉस किया है और क्रॉस करके इस फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंची हैं और इस पे ब्लैक से स्पॉट से बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई है।
तो यानी कि ये अनस्टेबल एलिमेंट है और ये कोई ना कोई खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना की इसने डिस्कवरी की थी। ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट, उसमें से रेडिएशन निकली जो फोटोग्राफिक प्लेट को जिसने अफेक्ट कर दिया और इस तरह से डिस्कवरी हुई थी। अब दो साइंटिस्ट आते हैं उसके बाद, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। इन दो साइंटिस्ट ने दो मजीद रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए और कौन कौन से थे, पोलोनियम एंड रेडियम। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। जो 1896 ये जो ईयर है ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है, या अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि ये किसने रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे हेनरी बैकरल। या एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं, 82 से ऊपर वाले, 83 से ऊपर वाले, 84 से ऊपर वाले, 85 से ऊपर वाले कौन से, तो आपने कहना है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 है उनसे ऊपर वाले एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं। और सबसे हम कह सकते हैं कि लास्ट जो स्टेबल एलिमेंट है वो कौन सा है, लेड है जिसका सिंबल Pb है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और एटॉमिक मास कितना है 207। ठीक है, ये लास्ट स्टेबल एलिमेंट है। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि व्हाई हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, व्हाई हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। के हैवी न्यूक्लियाई का मतलब कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। याद रखिए कि ये प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो क्यों हैवी न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है। अब देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका ये जो सम होता है इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के। अब यहां पर देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती जाएगी। वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है, इज ग्रेटर, वो क्या होते हैं एलिमेंट्स, वो स्टेबल होते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। उस वीडियो के लास्ट में हमने ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो कोशिश करेंगे पहले वो वाली वीडियो लाजमी देख के आए। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है जिसकी वजह से अनस्टेबल है, तो इसको तोड़ना भी क्या है, फिर आसान हो जाता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है वो अनस्टेबल होता है, इसको तोड़ना भी आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी वालिद है, कोई बाप है जिसके 2 बेटे हैं, और एक कोई बाप है जिसके 15 बेटे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आपने अगवा करना है इन दोनों फैमिलीज में से किसी एक फैमिली के बच्चे को, तो किसको अगवा करना ज्यादा आसान होगा, वो बाप जिसके 2 बच्चे हैं उनमें से किसी एक बच्चे को अगवा करना ज्यादा आसान होगा, या वो बाप जिसके 15 बच्चे हैं उनमें से किसी बच्चे को अगवा करना ज्यादा आसान होगा। भाई जिस बाप के 15 बच्चे हैं उस बच्चे को, उन 15 बच्चों में से एक बच्चे को उसको अगवा करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी उसकी क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, कम है। ठीक हो गया, तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल से हो जाते हैं। तो ये चीज, अब यही जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक लेड चैम्बर लिया, एक लेड चैम्बर, लेड का बना हुआ चैम्बर लिया, उसमें ड्रिल करके ही एक होल निकाला, और उस होल के अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल रख दिया, उसमें अंदर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल रख दिया, और ये हमने बाहर एक वैक्यूम चैम्बर बना दिया। एक वैक्यूम चैम्बर बनाया जिसमें ये हमने क्या रखी है, फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है, अंदर फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है हमने हमारा। और एक और चीज, यहां पर हमने क्या की, 2 प्लेट्स लगाई, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट।
इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। कोई भी बैटरी हमने अटैच कर दी, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे अटैच कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से अटैच कर दिया। तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने दो प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि इस रेडियो एक्टिव मटीरियल में से रेडिएशन निकली और हमारा ये ख्याल था कि ये सारी रेडिएशंस इस होल में से गुजरने के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन रेडिएशन ने 3 पॉइंट्स पर फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट किया, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर फोटोग्राफिक फिल्म को जो अफेक्ट किया। यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से, ये सारी सेम नहीं होती, वो सारी क्या होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं या होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि कुछ रेडिएशन जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के साथ जाकर टकराई, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई और यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म के साथ, फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकराई, और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी कि जो ना नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट की, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट की, बल्कि स्ट्रेट जाकर फोटोग्राफिक फिल्म के साथ जाकर टकराई और इसको अफेक्ट किया, यानी इस पे ब्लैक से स्पॉट से बनाए। तो यहाँ से फिर हमने कुछ हमने रिजल्ट्स निकाले। हमने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट है, यानी इसकी तरफ जो रेडिएशन डिफ्लेक्ट हुई है, जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, वो लाजमी जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उनको नाम क्या दिया कि ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ठीक हो गया जी। अब जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, हमने कहा लाजमी ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और उनको क्या कहा गया कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। इसी तरह जो स्ट्रेट बिल्कुल चली गई, मतलब ना इस तरफ डिफ्लेक्ट हुए ना इस तरफ, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट गए, तो ये हमने कहा भाई ये गैमा रेडिएशंस होंगे, गैमा रेडिएशंस लाजमी होंगी, गैमा रेज होंगी, क्योंकि गैमा रेज का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता, इस वजह से ना वो इधर डिफ्लेक्ट करेंगी ना वो इधर डिफ्लेक्ट करेंगी, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। तो हमने कहा ये कौन सी फिर रेडिएशन है भाई, ये फिर गैमा रेडिएशंस है। तो इस तरह से हमने कहा कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो उसमें से जो अल्फा बीटा, उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं, तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज क्या होती हैं। वैसे इसका कंप्लीट डिस्कशन इसी वीडियो के एंड पे करेंगे जब हम अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गैमा एमिशन को पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? अल्फा पार्टिकल्स है कि अगर हमारे पास किसी मटेरियल में से 2 प्रोटॉन्स निकल जाते हैं, किसी मटेरियल में से 2 प्रोटॉन्स निकल जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल निकल गया है। अल्फा पार्टिकल क्योंकि इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया है। अगर सोचा जाए तो अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन मिलाकर 4 एटॉमिक मास बनाते हैं, ठीक है। तो हीलियम क्या होता है 2 और यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना होता है 4, यानी कि हीलियम के पास क्या है 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब 2 और 2 4 होता है, इसलिए हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो हमने फिर इससे कहा कि अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई मतलब अगर कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि कोई रेडियो एक्टिविटी वाला फिनोमेना होता है और अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो हम कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई एमिट हुआ है। क्यों? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है, पॉजिटिव 2e, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। मास कितना होता है 4 AMU, 4 AMU, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाए थे 4, 2 + 2 4, तो 4 AMU इसका क्या होता है, मास होता है। अब इसमें और भी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आकर बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स क्या है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं
कि अगर कोई हमारे पास इस तरह का रेडियो एक्टिव फिनोमेना हुआ और उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो हम कहेंगे कि बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। ठीक हो गया, बीटा पार्टिकल कुछ भी नहीं, ये जस्ट एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। यहाँ पर जो बीटा पॉजिटिव हैं ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, ना ही इतने ज़्यादा ये एमिट होते हैं, लेकिन हल्का सा इसका आपको बता ही दें। बीटा नेगेटिव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो, ठीक है। बीटा पॉजिटिव का मतलब है कि अगर पॉजिट्रॉन एमिट हो, अगर पॉजिट्रॉन एमिट हो तो हम कहते हैं कि बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं बीटा नेगेटिव, इसको हम बीटा नेगेटिव कहते हैं। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में किसी रेडियो एक्टिव फिनोमेना में इलेक्ट्रॉन एमिट हो तो हम कहते हैं बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। और हम सारी डिस्कशन इसी पे करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आगे चल के देखते हैं। गैमा रेज क्या है? जस्ट एक एनर्जी है, जस्ट एनर्जी है, ना ही इसका कोई मैस है, ना ही इस पर कोई चार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका ना कोई चार्ज होता है, ना ही इनका कोई मैस होता है, ठीक है। ये लाइट होते हैं और लाइट में क्या होता है? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई मैस और कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि ये अल्फा डीके या बीटा डीके या जो गैमा एमिशन है, गैमा रेज की एमिशन है, वो किस तरह से होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। अक्सर बच्चे जैसे ही किताब खोलते हैं रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में, ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि ये 2 पेजेस का है, अजीब सा लिखा हुआ है, तो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। लेकिन कोशिश करें कि लेक्चर को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आसान एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। तो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी एलिमेंट में कोई न्यूक्लियस है और उसका मान लें कि उसमें प्रोटॉन जो है वो 84 है, ठीक है, अपने पास से मैंने कोई भी ले लिए हैं, और न्यूट्रॉन इसमें मान लें कि 102 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर। अब इसमें से क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है। मैंने कहा था ना रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जब रेडिएशन उसमें से एमिट होती हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है या गैमा रेडिएशन एमिट होती है। तो इसमें से क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, ठीक है, 2 4, जिसका एटॉमिक नंबर 2, यानी उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर उसका, एटॉमिक मैस उसका 4 है। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मैस 4। अब जब इस न्यूक्लियस में से ये अल्फा पार्टिकल निकल गया, इसका मतलब है कि इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए और 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए। इसका मतलब है कि इसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए और 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए। 2 प्रोटॉन निकले तो पीछे कितने बच गए? 82 प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन निकले तो पीछे कितने बच गए? 100 न्यूट्रॉन। तो क्या ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, क्या ये दोनों सेम है? ये सेम नहीं है। अब ये वाला न्यूक्लियस एक न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो गया है। ये वाला न्यूक्लियस एक न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो गया है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, कि रेडिएशन को एमिट करके एक न्यूक्लियस का किसी और नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, इसी के अंदर ही आ रहे हैं, और ये गैमा डीके क्या होते हैं, यानी इसकी प्रॉपर डिस्कशन अब हम शुरू करते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के जरिए से भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अल्फा एमिशन या अल्फा डिके भी इसको कहते हैं। याद रखें कि डिके का मतलब क्या होता है। कई लोग समझते हैं कि अगर हम कहते हैं ना एलिमेंट डिके हो गया है, तो कई समझते हैं कि एलिमेंट तबाह हो गया है, भाई खत्म ही हो गया है। ऐसा नहीं होता। जब एक एलिमेंट एक न्यू एलिमेंट में चेंज हो जाता है, जैसे एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हुआ, तो जिस एलिमेंट में है तो वो एलिमेंट भी तो चेंज हुआ। तो एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि वो एलिमेंट डिके कर गया है या वो न्यूक्लियस डिके कर गया है, ठीक है। ये नहीं होता कि तबाह हो गया, खत्म हो गया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना बस। तो अल्फा डिके या अल्फा एमिशन क्या होती है? देखिए, अगर हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है जिसको हमने एक्स से शो किया हुआ है, जिसको हमने एक्स से शो किया, कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है। और मान लें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, ठीक है, जिसको हम किससे शो करते हैं, Z से शो करते हैं, जिसको हम Z से शो करते हैं।
और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 236, जिसको हम A से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास इसका 236 होता है। अब यहां से क्या होगा, इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल एमिट किया। इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एमिट किया। अल्फा पार्टिकल किसके बाद 2 प्रोटॉन यानी एमिट किए और 2 न्यूट्रॉन इसने एमिट कर दिए। अब क्या होगा कि ये एक नए न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा और उसको हम किससे शो करते हैं, Y से, ठीक है। और इस Y में क्या हुआ है, देखिए यहां पर 92 प्रोटॉन्स थे, 92 प्रोटॉन्स थे और 92 में से 2 निकल गए। अब जब 2 प्रोटॉन्स निकल गए तो यहां पर कितने बच गए, 90, और यहां पर इसका मास कितना था, 236 है। तो जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकले तो कितना हो गया, 4, इसका मास कम हो गया। तो 236 के बजाय अब यहां पर 232 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है अल्फा डीके, कि अगर हमारे पास अल्फा के एमिशन की वजह से एक जो न्यूक्लियस है एक नए न्यूक्लियस में वो अगर चेंज हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा डीके कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक और जनरल फॉर्म, एक और इसमें बल्कि बात है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ओरिजिनल जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई या पेरेंट न्यूक्लियस। और ये जो इसके हमारे पास डिके होने की वजह से, इस न्यूक्लियस के डिके होने की वजह से ये जो एक नया न्यूक्लियस बन गया है, इसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई कह देते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियस कह देते हैं। अब समझ आई या नहीं आई कि ये हमारे पास कौन सा था, ये ओरिजिनल न्यूक्लियस था, मतलब जो अभी डिके नहीं हुआ, और डिके होने के बाद जब ये एक नए न्यूक्लियस में चेंज हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। जिसने भी नाम दिए हुए हैं बस उसने नाम बस दिए हुए हैं। तो यहां पर इस तरह, अब इसकी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये यूरेनियम है और ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, एटॉमिक मास कितना होता है, 236, और यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा डिके हुआ यानी अल्फा एमिट हुआ, यानी हीलियम न्यूक्लियाई भी हम कह सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई एमिट हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, ठीक है। अल्फा पार्टिकल या हीलियम, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। तो प्लस क्या हुआ, यहां से 92 खत्म हुआ, फिलहाल हम इसको y लिख रहे हैं, ठीक है। 92 में से 2 गए तो 90 रह गया, यहां से 236 में से 4 गए तो यहां पे रह गया 232 रह गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और एटॉमिक मास उसका 232 होता है, वो हमारे पास होता है थोरियम, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, थोरियम होता है। अब ये देखिए यूरेनियम किस में चेंज हो गया, थोरियम में चेंज हो गया, थोरियम वाले न्यूक्लियस में, बाय एमिटिंग अ हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके हम इसको कह देते हैं। तो इसकी एक और जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म कहां पर इसके लिखे हैं, यहां पर लिख देते हैं कि जनरल फॉर्म हम इसमें इस तरह से लिखते हैं कि क्या निकला, Z था यहां पर और यहां पर A, Z इज एटॉमिक नंबर, कोई भी न्यूक्लियाई है, X का मतलब होता है कोई भी न्यूक्लियस है यहां पर जिसका एटॉमिक नंबर Z से हमने शो किया है और एटॉमिक मास उसका A है, कोई भी हो सकता है। अब यहां पर क्या हुआ, इसमें से एक हीलियम न्यूक्लियाई निकला और 2 और 4, तो एक डॉटर न्यूक्लियस बना, और यहां पर इसका फिर Z एटॉमिक नंबर ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, एटॉमिक नंबर कम हुआ है, कितना, Z-2, यानी ओरिजिनल में से 2 निकल गए, 92 में से 2 निकले तो 90 रह गया, तो Z-2। अब एटॉमिक मास कितना हुआ है, कम, 4, ठीक है, 4 इसका एटॉमिक मास कम हुआ है, तो यहां पर फिर हम लिखेंगे A-4 कि 92 - 2 90, 236 - 4 है 232, तो A-4। तो ये इसकी क्या है, ये जनरल इक्वेशन है इसकी, ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज भी आती है कि ये कौन कौन से लॉज फॉलो करता है। ये लॉ फॉलो करते हैं लॉ ऑफ, ये बड़े मजे की इसमें चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
मोमेंटम, मैस, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ये फॉलो करता है, और ये हमारे पास क्या है, ये तीनों लॉज इसमें फॉलो होते हैं। अब किस तरह से देखिए, एक चीज़ बड़े मज़े की चीज़ है, बस ये अगर समझ आ गई तो सब ओके है। देखिए जितना एटॉमिक नंबर यहाँ पर है उतना ही एटॉमिक नंबर यहाँ पर है, जितना एटॉमिक मैस यहाँ पर है उतना ही एटॉमिक मैस यहाँ पर है, यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस ये दोनों क्या हैं, ये कंजर्व हैं, यानी एटॉमिक यानी चार्ज और मैस दोनों क्या हैं, कंजर्व हैं। किस तरह से देखिए, यहाँ पर एटॉमिक जो हमारे पास चार्ज एटॉमिक नंबर है कितना है, 92, यहाँ पर कितना है 90 + 2, यहाँ पर भी तो 92 ही है दोनों का मिला के। अच्छा यहाँ पर कितना है 236, और यहाँ पर कितना है 232 + 4, तो 236 ही तो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी यहाँ पर भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, मैस एंड एनर्जी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव फिनोमेनास होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, साथ साथ मेरे सॉल्व कराने हैं, उसके बाद बीटा डीके पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं ताकि ये टॉपिक और ज़्यादा पक्का हो जाए। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, एक्स कोई भी न्यूक्लियस है जिसमें चार्ज नंबर 90 है और मैस नंबर कितना है 232 है। अब इसमें से एक के बजाय मैं कहता हूँ कि 2 अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, यानी 2 हीलियम न्यूक्लियाई निकल गए। तो बताएं जो डॉटर न्यूक्लियस होगा इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा पार्टिकल्स हैं 2 और 4, यहाँ पर लिख लें। तो देखिए कितना होगा, अल्फा पार्टिकल 2 अल्फा पार्टिकल इमिट हुए हैं और एक अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन होते हैं 2 प्रोटॉन। 2 अल्फा पार्टिकल के पास कितने होंगे 2 2 4 प्रोटॉन्स होंगे, यानी इसमें से 4 प्रोटॉन्स निकल गए। तो यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, डॉटर न्यूक्लियस में 86 प्रोटॉन इसके पास होंगे। सही है। अच्छा मैस नंबर कितना हुआ, एटॉमिक मैस इसका कितना था 4, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल का, अब 2 अल्फा पार्टिकल हैं तो 4 2 8, यानी इसमें इसका जो एटॉमिक मैस कम होगा वो 8 होगा। ठीक है, 8 उसका एटॉमिक मैस कम होगा। तो 232 - 8 कितना हो गया 224 आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैस, मोमेंटम, एनर्जी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 86 + 4, 2 2 4, 86 + 4 90। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। बस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया करें, बेहतरीन समझे, क्योंकि बीटा डीके में ये इक्वेशन बैलेंस करने वाला बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा ताकि वो समझ आ जाए। अब मैस नंबर का देखें 224, 4 2 8, 224 + 8 कितना हो गया 232। तो यहाँ पर 232, तो यहाँ भी 232, यहाँ भी 232, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी चार्ज नंबर उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ पर मैस नंबर उतना ही, यहाँ पर मैस नंबर उतना ही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैस, मोमेंटम, एनर्जी फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, ये जितने भी रेडियो एक्टिव फिनोमेनास होते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि बीटा डीके क्या होता है। बीटा डीके भाई हमारे पास क्या होता है भाई, डीकेज के अंदर लिखने के है। बीटा डीके, बीटा क्या होता है भाई, बीटा क्या है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीटा क्या है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर भी लिख भी लें कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और E-1 यानी 0। इसका मतलब है कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कितना -1 और मैस कितना 0। मैस 0 भी कैसे आ गया, देखिए अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस के कंपैरिजन करें इसके साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस का कंपैरिजन करें इसके साथ, तो इसका मैस बहुत ज़्यादा कम है उनसे, और इतना ज़्यादा प्रोटॉन से इसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इतना ज़्यादा कम है मैस इस इलेक्ट्रॉन का कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं भाई इसका मैस 0 है। ठीक हो गया, तो -1 इसमें चार्ज और मैस 0। अब डीके, बीटा डीके का मतलब होता है कि अगर बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से एमिट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में से एमिट हो जाए,
कुछ लोग सोचेंगे भाई न्यूक्लियस में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर निकला है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा, तो वो भी कहानी बताएंगे इंशाल्लाह। तो न्यूक्लियस में से जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है तो हम कहते हैं एक बीटा पार्टिकल एमिट हो गया है, तो फिर भी न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एक न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बीटा डिके। तो देखते हैं ना भाई किस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल अगर हम रखेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, यानी बार बार कोई एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बदलते रहें। तो 90 एटॉमिक नंबर कर लें, 232 एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें से क्या एमिट हुआ, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -1 0 प्लस वाई, वाई क्या है, डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, यहां पर देखिए 90 है, तो यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि यहां पर भी 90 ही आए। मैंने कहा था ना चार नंबर सेम रहना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। तो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 91 होगा। बताएंगे किस तरह से, ठीक है। और 232 यहाँ पर मैथ नंबर है, यहाँ पर कितना इसका मैथ नंबर लिखूं कि यहाँ पर भी 232 ही आए, तो इसका मैथ नंबर होगा 232, क्योंकि 232 प्लस 0 232, 91 -1 90। अब इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी बीटा डिके होगा तो एटॉमिक मास सेम रहेगा। गौर से सुनना है, जब भी बीटा डिके होगा यानी बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक मास सेम रहेगा, यहां भी 232, यहां भी 232, और जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर 90 था, इसका क्या हो गया, 91 हो गया। ओके हो गया। बताएंगे किस तरह से। बहरहाल ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका, इस तरह से आप हमेशा इसको कभी भूलेंगे नहीं। यहां से सीधा सीधा न्यूक्लियस की कोई भी वैल्यू निकालें, कोई भी वैल्यू लिखे, वहां से इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दे। तो यहाँ पर एक वाई लिखे। अब देखिए कि मैं इसको यहाँ पर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना लिखूँ कि दोनों साइड से इक्वेशन बैलेंस रहे, तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। -1 है तो यहाँ पर 90 तो लिख नहीं सकता, वरना 89 हो जाएगा, फिर तो बैलेंस ना हुई। तो यहाँ पर मुझे 91 लिखना पड़ेगा ताकि 91 -1 हो और 90 आ जाए। ओके हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स, वरना प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा इसमें होते हैं। 3 प्रोटॉन्स हैं और मान लें कि 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बीटा डीके में एक जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। मतलब इसका जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो 0, मैस इसका 1, तो ये प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन पे 1 और 1, ठीक हो गया। तो अगर ये प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, 4 नंबर 1 मैस नंबर 1 इसका होता है, तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन और यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 न्यूट्रॉन। और क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है बीटा डीके की वजह से, तो यहां पर 4 प्रोटॉन हो जाएंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है निकल जाएगा। समझ आई, ये नहीं आई। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके किस तरह से होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है। ऐसा ही है। तो यहां पर देखिए पहले 3 न्यूट्रॉन थे, अब 2 न्यूट्रॉन हो गए, और क्योंकि 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है, गया कहीं नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है, तो यहां पर 3 प्रोटॉन की बजाय 4 प्रोटॉन हो गए। अच्छा अब यहां पर देखें, पहले इस तरह का न्यूक्लियस था, ठीक है, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। तो यहां पर देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, 3 + 3 6 है। यहां पर कितना है, 4 + 2, ये भी तो 6 ही है। तो इस वजह से एटॉमिक मास चेंज है, यहां भी 232, यहां भी 232। इसको गौर से समझें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है 1 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, तो यहां पर पहले 3 न्यूट्रॉन थे,
अब यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन रह गए क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, 3 की बजाय यहाँ पर 4 प्रोटॉन हो गए, तो 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 6, यहाँ पर भी एटॉमिक मास 6 और 3 न्यूट्रॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन, यहाँ पर भी 6। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर पहले जो इसका चार्ज एटॉमिक नंबर था 3 था, अब इसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, 3 से 4 हो गया है। बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव होता है, पहले 3 प्रोटॉन था, 3 इसका एटॉमिक नंबर था, अब 4 प्रोटॉन है, अब इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, अब 4p हो गया है, यानी 4 प्रोटॉन्स हो गए हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 90 था, बीटा डिके यानी इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने की वजह से अब जो नया न्यूक्लियस बना है उसका जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर है वो 91 हो गया, यानी 1 बढ़ गया है। क्यों? इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 90 प्रोटॉन्स और यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो इस वजह से 91 आ गया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मैस बहुत कम होता है तो इसके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैस नंबर सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज होगी। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल पहले इसको रेज कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसकी जनरल इक्वेशन देखें, या एक न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी भी कॉन्सेप्ट समझा तो उससे समझ आएगी। न्यूट्रॉन है 0 और 1, ठीक है, ये किस में चेंज हुआ? प्रोटॉन में। या मैं इसको हाइड्रोजन भी तो लिख सकता हूँ, उस पर भी तो एटॉमिक नंबर उसका 1, एटॉमिक मास 1 होता है। ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन के पास भी तो एक ही प्रोटॉन होता है, या हम प्रोटॉन लिख लो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, या हम उसकी जगह हाइड्रोजन लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हाइड्रोजन में भी तो एक प्रोटॉन ही होता है, तो 1 और 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गया। अब यहां पर देखिए इक्वेशन बैलेंस हुई है, 1 - 1 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, 1 + 0 1, तो यहां भी 1, यहां भी 1, तो क्या है? बराबर रहते हैं ये। ठीक है, हमेशा याद रखना ये दोनों साइड्स इक्वल रहती हैं। अब इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। x एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? z से। एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं? a से। और यहां से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, अब इसका अगर जब हम लिखेंगे y, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ? बड़ा या कम हो गया, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? z + 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 + 1 हुआ है। ठीक है, तो z + 1, और यहां पर a है, एटॉमिक मास चेंज हुआ है? नहीं हुआ, तो यहां पर हम सिंपल a ही लिख देंगे, कहानी खत्म। ये इसकी जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये पेरेंट निकली आई, ये डॉटर निकली आई। सही है। अब इसमें और क्या? एग्जाम्पल हम इसकी थोरियम ले लेते हैं कि थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, एटॉमिक मास 232 है, वो क्या करता है? बीटा पार्टिकल एमिट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और किस में चेंज होता है? प्रोटेक्नियम में, जिसका एटॉमिक नंबर 91 होता है और जो एटॉमिक मास है उसका 232 होता है। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी एग्जांपल है। थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक मास 232, जब इसने बीटा डिके किया यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट हुआ, तो एक जो नया न्यूक्लियस बना। याद रखें, नया न्यूक्लियस क्या है भाई? यही न्यूक्लियस किसी और में चेंज हुआ है, ये नहीं कोई दूसरा बाहर से आ गया, यही न्यूक्लियस दूसरे में चेंज होता है। तो थोरियम किस में चेंज हो गया? प्रोटेक्नियम में, जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और एटॉमिक मास 232 है। तो ये क्या थी? ये इसकी एग्जाम्पल थी। ठीक है, अब लास्ट में बात कर लेते हैं गैमा डिके की। गैमा डिके क्या होता है भाई? गैमा डिके तो गैमा डिके क्या होता है? गैमा डिके में हम कहते हैं कि इस न्यूक्लियस में समटाइम्स एक्साइटेड हो सकता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, वो हम क्या कहते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब न्यूक्लियस होता है हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं? एनर्जी स्टेट्स होती हैं, शेल्स से होते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो कोई हायर एनर्जी स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या है? अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि अनस्टेबल है। तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी कि जब उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप कह सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं, और वो कौन सी रेडिएशन होती हैं? वो गैमा रेज होती हैं।
वो क्या होती हैं, वो गैमा रेज होती हैं। तो यानी कि अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखें तो ये x क्या है, न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z से शो, एटॉमिक मास A से शो, और इसके ऊपर छोटू सा ना हम ऐसे स्टार लगा देते हैं। इस स्टार का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, ना तो न्यूक्लियर एक्साइट है। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए, डी एक्साइट होने के लिए क्या करेगा, गैमा रेज एमिट करेगा, गैमा रेज एमिट करेगा, और जो न्यूक्लियस है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, यहाँ पर Z और A, ठीक है, स्टार हट जाएगा। स्टार हट गया है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ गया है बाय एमिटिंग गैमा रेज, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, गैमा डिके होता है। इसमें जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो भी उतना ही रहता है, और जो एटॉमिक मास है वो भी उतना ही रहता है। और गैमा रेज के बारे में और भी क्या पहले भी बता चुके हैं कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनका कोई मैस नहीं होता, नो मैस। और गैमा रेज क्या होती हैं, गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि जिनमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन का कोई चार्ज और मैस नहीं होता। तो ये था हमारे पास गैमा डिके। तो होप्स हो के आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जब हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, यानी हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, वो जब स्टेबल होने की कोशिश करते हैं तो रेडिएशंस एमिट करते हैं। और कौन सी रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा एमिट करते हैं, या बीटा एमिट करते हैं, गैमा एमिट करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल ने इन 1896। उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने दो मजीद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए। उसके बाद हमने इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से देखा कि जिसमें हमने दो प्लेट्स लगाकर इन रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कराया। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए वो बीटा पार्टिकल थे, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए वो अल्फा पार्टिकल थे, जो सीधे गए वो गैमा रेडिएशंस थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का फिनोमेना होता है वो क्या होता है कि जब कोई भी जो न्यूक्लियस है वो रेडिएशन एमिट करके किसी न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या हम इसको कहते हैं कि ये डिके हो गया, न्यूक्लियर डिके भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अल्फा डिके क्या होता है कि जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये अल्फा डिके हो जाता है, और वो न्यूक्लियस किसी न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। और ओरिजिनल ये जो न्यूक्लियस होता है इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये चेंज हो जाता है। अब इसमें यूरेनियम की एग्जांपल एक ही थी, थोरियम में चेंज हो गया था बाय एमिटिंग हीलियम पार्टिकल। तो अल्फा हो या हीलियम हो एक ही बात है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई। तो कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैस, मोमेंटम फॉलो करते हैं, जितना मैस इधर उतना मैस इधर, जितना चार्ज इधर इतना चार्ज इधर, जितना एनर्जी इधर इतनी एनर्जी इधर, जितना मोमेंटम इधर उतना ही इधर भी। उसके बाद हमने बीटा देखा कि बीटा आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास जब इसमें क्या होता है कि मैस नंबर चेंज नहीं होता, इसमें चार्ज नंबर 1 की निस्बत से बढ़ जाता है, यानी 1.1 बढ़ जाता है। तो एटॉमिक मास Z है तो Z+1 हो जाएगा, यानी 1 नंबर से बढ़ जाएगा। थोरियम है प्रोटेक्टियम में चेंज हो जाएगा अगर हम इसमें बीटा डिके कराएं तो बीटा डिके करें। गैमा डिके में हमने क्या किया कि न्यूक्लियस जब एक्साइटेड होता है तो अनस्टेबल होता है, तो वो जब डी एक्साइट होता है यानी ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। कौन सी रेडिएशन एमिट करता है, गैमा रेज एमिट करता है। यहाँ पर लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएं, अक्सर इसमें टीचर्स नहीं बताते क्योंकि ये हायर लेवल की ये भी चीज़ें थोड़ी सी हायर लेवल की है कि कोई भी जब हमारे पास डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो हम कहते हैं अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं। तो देखिए जो अल्फा और बीटा रेडिएशन है ये इकट्ठी एमिट नहीं होती। यहाँ पर देखिए सिर्फ अल्फा हो रही है, यहाँ पर देखिए सिर्फ बीटा हो रही है, सही, यहाँ पर सिर्फ बीटा हो रही है। और समटाइम्स यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होते हैं प्लस एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। लेकिन ये हायर क्लासेस की चीज़ें आपकी बुक में सिर्फ इधर तक की था इसलिए इधर तक रखा, वैसे ये एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी भी एमिट होती है, इस वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हाँ, एक कंसेप्ट बताने जा रहा था कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इकट्ठे एमिट नहीं होंगे, या अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या बीटा पार्टिकल एमिट होगा। हाँ, ये जो गैमा रेडिएशन है ये साथ में एमिट हो सकती है, यानी हो सकता है कि अल्फा प्लस गैमा एमिट हो जाए, या किसी और या हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके में बीटा प्लस गैमा एमिट हो जाए,
यानी ये दो पेयर एमिट हो सकते हैं, अल्फा प्लस गैमा या बीटा प्लस गैमा, ये दोनों एमिट हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।